शुरू हो गया। नमस्कार। आज हम रघुवीर सहाय की रचनावली पर चर्चा करेंगे। उनके संपूर्ण लेखन पर चर्चा करेंगे। पिछले एक महीने से अर्पण कुमार जी इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और रघुवीर सहाय जी के व्यक्तित्व के और विभिन्न पक्षों को सामने लाने की कोशिश की गई है। यह एक बड़ा काम हुआ है और अब वो उसी परंपरा में कल उनकी पुण्यतिथि भी है। हम आज अपनी बातचीत शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय ने बहुत जब वो अपने आखिरी दिनों में, यानी जब वो ये बात 82-83 की है, एक अपनी आरंभिक कविताओं का एक संग्रह निकालना चाहते थे और कमलेश जी अपने सातवाहन प्रकाशन से उसको छापना चाहते थे। तो अक्सर उनके पास आते थे और उनसे बातचीत होती थी। तो वो काम उन्होंने मुझे सौंपा था। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उन पर मैंने एमफिल किया नामवर जी के अंडर में। तो उनसे बार बार आना जाना उनके यहाँ था ही। तो उन्होंने कहा कि आप इस काम को करें और हमने वो काम किया। उस समय जो उनकी आरंभिक कविताएं हैं उसको संकलित करके उनको दिया था और उनको बहुत अच्छा लगा था। तो लेकिन वो किन्हीं कारणों से वो छप नहीं सका। आगे उनका प्रकाशन सातवाहन प्रकाशन का की शायद व्यवस्था बिखर गई। तो वो उसके बाद से मैंने उनसे कहा कि आप अपनी पूरी रचनावली क्यों नहीं संपादित करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जीवन बहुत व्यस्तता का है और मैं कर नहीं पाऊँगा। आप अगर कर सकते हैं तो आप इसके लिए आप करिए। तो मैंने बस वो बात हो गई और ये बात 89 की मतलब आखिरी दिनों की है। 90 में वो गुजर ही गए। उसके बाद मुझे लगा कि एक हमारी जिम्मेदारी है। जो आखिरी बातचीत उन्होंने ये बात कही थी कि रचनावली आना चाहिए और आप करिए। तो मैंने उसकी शुरुआत की और बट्टू जी जो उनकी धर्मपत्नी हैं श्रीमती बिमलेश्वरी सहाय जी, उन्होंने सारी चीज़ें सौंपी मुझे और उनकी जो लाइब्रेरी थी, उनका जो सारी चीज़ें जहाँ हैं वहाँ बैठकर महीनों काम करते रहे और फिर ये सारी चीज़ें सामने आई। फिर उसे शीला संधू उस समय थी राजकमल की, उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उसको बहुत बेहतर ढंग से और ऊंचाई के साथ श्री अशोक माहेश्वरी ने प्रकाशित किया। सुरेंद्र राजन ने उसका मुखपृष्ठ बनाया और एक बहुत ही नए ढंग की रचनावली सामने आई जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो पता चलेगा कि किस तरह वो एक नए प्रकार की रचनावली थी और सहाय जी के लेखन की परंपरा में कहीं वह नयापन है। सहाय जी की जिसकी मैंने चर्चा की अभी कि उन्होंने यह दुनिया बहुत बड़ी है जीवन लंबा है, ये शीर्षक दिया था अपनी आरंभिक कविताओं के संग्रह का। यह दुनिया बहुत बड़ी है जीवन लंबा है, ये जो शीर्षक है, इसी में सहाय जी की विषय वस्तु का मर्म छिपा हुआ है। सहाय जी ने एक रचनाकार जब ये देखता है कि यह दुनिया बहुत बड़ी है, एक बहुत सीमित दायरे में वो नहीं रहता, तो यही उसे बड़ा बनाती है। प्रेमचंद को महान हम इसलिए कहते हैं कि उनकी दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। सहाय जी की रचनाओं से भी जब आप गुजरेंगे तो उन्हें भी आप पाएंगे कि उनकी दुनिया भी बहुत बड़ी है, विशाल है, उसके अनेक स्तर हैं। इस बहुत बड़ी दुनिया के होने के कारण एक जो युगांतरकारी कवि होता है या लेखक होता है, वो नई विषय वस्तु लाता है। निराला इसलिए महान है कि उन्होंने कविता में नई से नई विषय वस्तु का प्रवेश कराया। आप नए पत्ते की कविताओं को देख लीजिए
और राम की शक्ति पूजा लिखने वाला कवि क्या लिख रहा है नए पत्ते में। तो ये उन्होंने जो विषय वस्तु का विस्तार है निराला में, वह विस्तार उस परंपरा को निराला के बाद सबसे अधिक रघुवीर सहाय उसे विस्तृत करते हैं, उस विषय वस्तु को बड़ा बनाते हैं। और इसलिए वो कविता की जो भूमिका है, साहित्य की जो भूमिका है, उसको विस्तार भी देते हैं। हर दौर का महान कवि, महान रचनाकार कविता की जो उद्देश्य है उसको बदलता नहीं, बड़ा करता है। आप देखेंगे कि छायावाद का जो उद्देश्य था कविता का, वही उद्देश्य नई कविता का नहीं था। और नई कविता के बाद के दौर, कविता के दौर में कविता का उद्देश्य दूसरा बदल दिया था लोगों ने। इस सब से अलग जो यथार्थवादी कविता की एक समानांतर धारा चलती रही है, उसमें रघुवीर सहाय ने कविता की दिशा को, धारा को बदलने की कोशिश की, कविता के उद्देश्य को बदलने की कोशिश की। सिर्फ वो आत्मसंतोष या अपनी संवेदना को सुख पहुंचाने के लिए कविता उन्होंने नहीं लिखी। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में कविता की भूमिका रेखांकित की। कविता का जो शिल्प था उसका उद्देश्य बदलकर उसका दूसरा उपयोग किया। एक महान कवि अपने दौर की जो मांग होती है उसके अनुरूप वो कविता को बदलता है, और इसी तरह युग बदलता है। ये रघुवीर सहाय की बहुत बड़ी विशेषता है जो हम देखते हैं। रघुवीर सहाय ने कविता के उद्देश्य को, कविता के स्वरूप और उद्देश्य को बदला। असल में इसका कारण क्या है और कैसे बदला? उनकी कविता, रघुवीर सहाय की कविता की जो नई विषय वस्तु है वो कहाँ से आती है? असल में बहुत ध्यान से देखेंगे तो रघुवीर सहाय की कविता का सौंदर्य शास्त्र खबर का सौंदर्य शास्त्र है, समाचार का सौंदर्य शास्त्र है। उनकी कविताएं खबर धर्मी है। खबर की भाषा निरावरण भाषा होती है। प्रतीकों में खबर नहीं लिखी जाती, बिंबों में खबर नहीं लिखी जाती। वह बिल्कुल निरावरण भाषा में जो कुछ है उसे कहा जाता है। जो घटित हो चुका है उसका बयान निरावरण भाषा में, ताकि उसके और पाठक के बीच भाषा कोई दीवार न रहे। ये काम एक पत्रकार करता है। यानी जो घटित यथार्थ है उसको वो बताता है। लेकिन एक रघुवीर सहाय क्या करते हैं कि अपनी खबरों में तो घटित यथार्थ का वर्णन करते हैं, लेकिन अपनी कविता में एक नई बात करते हैं। अपनी कविता में वो एक संभव यथार्थ की बात करते हैं। वो जो संभव यथार्थ है वही उनकी रचनात्मकता है, और वही यथार्थ में से जो संभव यथार्थ वो निकालते हैं, यही उनके यथार्थवाद का नयापन है। और इसको पहचाने जाने की ज़रूरत है, इसको रेखांकित करने की ज़रूरत है। तो इस जो उनकी खबरधर्मी सौंदर्य शास्त्र को हम अगर देखेंगे तो एक नए प्रकार की सुंदरता उनकी कविता में मिलेगी और पढ़ने का आनंद हमें मिलेगा। हम लिखते हैं जब खबर में कि एक आदमी ये गोली चली और कुछ लोग मारे गए और आदि आदि। रघुवीर सहाय लिखते हैं कि गोली की आवाज़ें कुछ लोग भौचक होकर देखते हुए, और अंत में एम्बुलेंस आते हुए एम्बुलेंस की आवाज़, और फिर कुछ लाशें सड़क पर। ये चित्र है, कविता खत्म हो जाती है। ये उनके अंतिम संग्रह में है। तो आप इससे ये जो नई विषय वस्तु है, इसमें वो कुछ कहते नहीं हैं, एक संभव यथार्थ है। तो ये वो उनकी कविता में आप देखते हैं, और इससे वो कविता का एक नया रूप सामने आता है। सहाय जी की जो रचनावली है वो 6 खंडों में है।
इन 6 खंडों में पहला खंड कविता का है। इसमें उनके सारे कविता संग्रह, उनकी अप्रकाशित कविताएं और अंतिम कविता संग्रह सारा शामिल है। उनका रघुवीर जी ने दूसरा सप्तक में पहली बार उनकी कविता छपी थी। वात्स्यायन जी ने, अगेय जी ने छापी थी पहले दूसरा सप्तक में। इसमें 48-49 की कविताएं हैं। उसके बाद उनका 50 से 59 तक की कविताएं सहाय जी की सीढ़ियों पर धूप में शामिल हैं। फिर उनका संग्रह आता है आत्महत्या के विरुद्ध। इसमें 57 से 67 तक की कविताएं हैं। उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो की कविताएं हैं, जिसमें 70 से 75 तक की कविताएं हैं। फिर लोग भूल गए की कविताएं हैं, जो 76 से 82 तक की कविताएं हैं। और अंतिम संग्रह जो कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ उनके जीवन में जो है उनमें 89 तक की कविताएं हैं। इसमें आप देखेंगे इस पूरे में, और अंत में उनके मरने के बाद एक संग्रह मैंने संपादित की थी, उसकी कविताएं हैं। आप देखेंगे सहाय जी को कि जो कविता दूसरा सप्तक में उनकी कविताएं हैं, आरंभिक कविताएं, उन्होंने 45 से 90 तक की उनकी 1945 से 1990 तक उनका लेखन की यात्रा का है। 45 साल तक उन्होंने अपना लेखन किया। और उसमें उन्होंने जो आरंभिक कविताओं से उन्होंने शुरू किया था, आप देखेंगे कि रचनावली में उनकी पहली कविता से उनकी अंतिम कविता तक संपादित करने की कोशिश की गई है, रखी गई है। तो दूसरा सप्तक के बाद, जिसमें बच्चन का प्रभाव है बहुत, बच्चन में एक स्पष्ट भाषा है, रघुवीर सहाय को शुरू से आकर्षित करती रही है। तो बच्चन की क्या आप उसमें देखेंगे, लेकिन उसी में उनमें मौलिकता शुरू होती है। वहीं से मौलिकता शुरू होती है, दूसरे सप्तक से ही। और दूसरे कवि जो दूसरे सप्तक के हैं, जिन पर नई कविता के मध्यवर्गीय यथार्थ का जो प्रभाव है, या जो और गीतात्मकता उस तरह की है, रघुवीर सहाय जी उससे अलग एक यथार्थवादी ढर्रा उनका दिखाई देता है। तो सीढ़ियों पर धूप में पढ़िए गीता, बनिए सीता, फिर इस सब में लगा पलीता, वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल अलग तरह की दुनिया आप उसका वो सृजन करते हैं। इस सीढ़ियों पर धूप में का नई कविता का मतलब आखिरी समय 60 के आसपास का समय है। उसमें आप देखेंगे कि उस कलेवर में भी कुछ कविताएं उनमें हैं, काफ़ी हैं। लेकिन उस पूरे बंधन से बाहर निकलने की कोशिश वो दिखाई देती है, और उसी दौर में वो कर देते हैं। और आप देखेंगे कि 57 से 67 के बीच की कविता आत्महत्या के विरुद्ध में है। यह किस तरह की आत्महत्या है? असल में 60 के बाद कविता का एक दौर आया, जिसमें ये कहा गया कि जीवन का कोई मतलब नहीं है, समाज का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ नष्ट हो रहा है और इस जीने का कोई अर्थ नहीं है, आदि आदि। कविता में इस तरह की चीज़ें रखी जा रही थी। रघुवीर सहाय को लगा कि ये कविता कहाँ जा रही है, कविता को हम किस तरफ ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने इस आत्महंता जो मानस है, आत्महंता जो मानसिकता है, इसके विरुद्ध उन्होंने काव्य रचा। इसके विरुद्ध उन्होंने अपने को खड़ा किया, अपनी कविता खड़ी की। इसलिए उन्होंने उसका नाम दिया आत्महत्या के विरुद्ध। और आत्महत्या के विरुद्ध में आप देखेंगे कि उन्होंने अपना शिल्प पा लिया है। कविता के नए प्रतिमान गुरुवर नामवर जी का अद्भुत ग्रंथ है। उसके शुरू में उन्होंने ये कहा है कि इस मेरी किताब के केंद्र में मुक्तिबोध है। लेकिन बहुत ध्यान से आप देखेंगे, और ये मैं उनको कहता था, ध्यान से देखेंगे तो उसके केंद्र में रघुवीर सहाय हैं। उन्होंने कविता के नए प्रतिमान में
जो भी प्रतिमान बनाए हैं, बताए हैं कविता के और यथार्थवादी कविता के, वो उसके उदाहरण वो रघुवीर सहाय से लाते हैं, वो रघुवीर सहाय की कविताओं से लाते हैं। तो इस तरह एक नया काव्य शास्त्र जो नामवर जी ने कविता के नए प्रतिमान में दिया है, प्रगीतात्मकता और नाटकीय और आदि आदि, आवरणहीन और बिंबहीन भाषा आदि आदि का जो उन्होंने जो एक नया काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र, बल्कि आधुनिक कविता का जो सौंदर्य शास्त्र रचा है, उसमें रघुवीर सहाय सर्वोत्कृष्ट है। आत्महत्या के विरुद्ध के बाद जब उन्होंने अपनी भाषा, अपना शिल्प, सारा कुछ हस्तगत कर लिया, उसके बाद उन्होंने हंसो हंसो जल्दी हंसो उनका संग्रह आता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो संग्रह 75 तक की कविताएं हैं। 75 में वो आया था और उससे इमरजेंसी से पहले आप देखेंगे कि जो इमरजेंसी की आहट है, वो आपातकाल की आहट है, जिसमें हमारे अधिकार स्थगित कर दिए गए थे, जिसमें अखबार और तमाम इस पर पाबंदियां लगी थी, उसकी आहट रघुवीर सहाय को अपनी कविताओं में पहले से ही उसकी गूंज सुनाई पड़ रही है। हंसो कि तुम पर निगाह रखी जा रही है। ये आप देखिए, ये किस तरह की भविष्यवाणी है। फिर हंसो हंसो के बाद उनका जो अगला संग्रह आता है वो लोग भूल गए हैं। इसमें 76 से 82 तक की कविताएं हैं। जनता पार्टी का शासन आया और फिर जनता पार्टी का शासन गया और फिर से श्रीमती गांधी आई। तो रघुवीर सहाय ने कहा कि ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बहुत सारे लोकतांत्रिक मूल्यों को उन्हीं वर्षों में भूल गए थे। उनको याद दिलाने की जरूरत थी, याद रखने की जरूरत थी। तो ये आप लोग भूल गए हैं में देखते हैं। उसके बाद रघुवीर सहाय देखते हैं कि एक ढर्रे पर फिर से समाज चला जा रहा है, फिर से सारी चीजें हो रही हैं और थोड़ी सी एक निराशा उनके मन में भरती है। युग के समानांतर ही जो एक जनमानस की चेतना है, उसके समानांतर ही उनकी चेतना है जिसको वो दर्ज करते हैं। और 83 से 89 तक की कविता, 89 में उनका संग्रह आता है, जो उनके जीवन का अंतिम संग्रह था, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। हम जब अपनी बातों को कहने सुनने वाले हम समकालीन और इस तरह के लोग समान धर्मी नहीं पाते, तो हम पते ढूंढते हैं कुछ उन दोस्तों के जिनको अपनी बात कह सके। हम चिट्ठियां लिखते हैं उनको। रघुवीर सहाय ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो वो जिन मूल्यों के लिए उन्होंने संघर्ष किया और करते रहे हैं, उनको जानने वाले लोग कम क्यों हो रहे हैं? कैसे वो शामिल हो सकते हैं? कैसे उसको फिर से हम शामिल करके खड़ा कर सकते हैं? ये कुछ पते कुछ चिट्ठियां में आपको चीज़ दिखाई पड़ेगी। उसके बाद मैंने 1994 में प्रतिनिधि कविताएं करके उनका संग्रह कविताओं का छापा था, राजकमल से छपा था और संपादित किया था। लेकिन उन्हीं दिनों मैंने उनका अंतिम संग्रह एक समय था, ये प्रकाशित हुआ, राजकमल से ही छप हुआ और ये नाम अशोक वाजपेयी ने दिया था। वो देख रहे थे और उन्होंने कहा कि देखो ये जो चीज़ें हैं, ये लगता है जैसे कि एक समय था जिसमें ये सारी बातें कही जा रही थी, ये इस तरह से लोगों को जागृत किया जा रहा था, इस तरह से लोगों को छूने की कोशिश की जा रही थी। तो वो जो एक समय था में जो कविताएं हैं वो कैसे इकट्ठा हुई, और ऐसा दूसरे कवियों का भी होना चाहिए। विमलेश्वरी सहाय जी ने, सहाय जी की जो आदरणीय धर्मपत्नी हैं, उन्होंने हमें सहाय जी की डायरियाँ सारी
उनके कागजात और बहुत सारी चीज़ें जो वो लिख कर सिरहाने में एक पेंसिल और कागज़ रहता था, उस पर कुछ भी लिख कर वो छोड़ जाते थे, वो सब सुरक्षित था। उसमें से मैंने कविताएं निकाली, 50 से अधिक, 60 से अधिक। और आप देखेंगे कि वह एक अजीब, मतलब एक बहुत ही, कवि स्वयं पता नहीं साहे जी रहते तो उन कविताओं को वो उसमें रखते कि नहीं रखते, लेकिन कवि का अगर वास्तविक मन को पढ़ना हो, उसमें कई बार कवि सेंसर भी करता है। साहे जी ने जितना कुछ लिखा है वो सब छापा ही हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें हमने उनके यहाँ तक कि वो ये विमान के टिकट पर कुछ कविताएं लिखी हुई है। वो टिकट पड़ा हुआ था उस कागजों के बीच, और उसमें से उतारी गई और उसको एक शक्ल में लिखने की कोशिश की गई, और देखा कि एक नई दुनिया परिभाषित हो रही है। साहे जी के का जो संसार है वो और विराट हो जा रहा है। हम कार्यक्रम के अंत में उससे कुछ कविताएं पढ़ेंगे, जो एक समय था से हम कविताएं पढ़ेंगे। तो इस तरह से एक कवि अपनी यात्रा जहां से शुरू करता है, उसके बाद जहां अंतिम पड़ाव पर आता है तो कहां पहुंचता है। यानी दूसरा सप्तक में जब वो शुरू होता है, वहां जो उसकी संवेदना है, उसकी जो विषय वस्तु है, और जब वो अपने आखिरी संग्रह जो बनाई गई है उनके सारे कागजों से लेकर वहां पहुंचता है, तो कहां पहुंचता है। तो मैंने पाया कि यह 50 वर्षों का, 50 से 90, मतलब 50 से 90, 40 वर्षों का पूरा समय की संवेदना का इतिहास दर्ज है। उस समय का जो मनुष्य है उसकी संवेदना का इतिहास रघुवीर सहाय ने दर्ज किया है अपनी कविताओं में। अंत में इन कविताओं के बारे में एक बात और कहने की ज़रूरत है कि आखिर रघुवीर सहाय यह भाषा, ये जो खबर की भाषा में कविता कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। असल में रघुवीर सहाय के व्यक्तित्व में 3 व्यक्तित्व समाहित हैं। एक तो उनका कवि का व्यक्तित्व है, एक उनका पत्रकार का व्यक्तित्व है, और एक राजनीतिक कर्मी का व्यक्तित्व है। वो किसी दल से संबद्ध नहीं थे, लेकिन एक समाजवादी विचारधारा में उनका विश्वास था, और वो जो विश्वास था उनका, उसके जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के लिए वो संघर्षरत थे और उसी के आधार पर चीजों का मूल्यांकन करते थे। दूसरा जो व्यक्तित्व उनका था वो पत्रकार का। एक पत्रकार जो खबरें लाता है, समाज में जो कुछ नया हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, उसको तो सहाय जी जो परंपरा से चली आ रही हुई चीजें हैं उसको एक तरफ करते थे, जो नया घटित हो रहा है उसकी तरफ जाते थे, और वो नई खबर लेकर आते थे। खबर नई तभी होती है जब एकदम से हम जो कुछ हो चुका है उसके बाद का आता है तो वो खबर होती है। तो वो खबर वो लाते थे, और वो उनके एक बड़े महान पत्रकार के रूप में दिनमान में उनका योगदान, और नवभारत टाइम्स में आप देखेंगे उनकी खबरें तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक कवि वो यथार्थ तो वो ले आए खबर लिखकर, लेकिन उसमें उनको एक कोई वो देखते हैं कि वो गए थे जब भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ था, तो उन युद्ध क्षेत्र की यात्रा, मतलब रिपोर्टिंग करने गए थे। तो रिपोर्टिंग करके तो ले आए। रिपोर्टिंग करते हुए एक घर में वो गए, और उन्होंने देखा कि अरे सारे सामान बिखरे पड़े थे, टूटे थे, सारी चीज़ें लोग नष्ट हो गई थी चीज़ें। फिर वो देखा कि एक छोटे बच्चे का, 4 साल के बच्चे का एक जूता एक जगह पड़ा है और दूसरा जूता नहीं है। वो उस जूते को खोजने लगे। खोजते खोजते उनको कहीं दूर आंगन के बाहर वो जूता मिला छोटा बच्चे का, और वो लाकर उन्होंने जहाँ जूता उसका एक रखा था वहाँ रख दिया। और आगे वो लिखते हैं सहाय जी कि ये मैंने इसलिए किया कि कभी अगर 2 देशों के बीच समझौता हुआ और वो बच्चा अपने घर लौटे तो उसको जूता अपनी जगह पर रखा मिले।
उसको कोई परेशानी ना हो, बहुत परेशानी झेल चुका हो, अब वो अपनी जगह पर उसको मिल जाए, कितना खुश होगा। तो ये उन्होंने ये पत्रकारिता की स्थितियों के बीच उनको काव्य हासिल होता था। यह बिल्कुल नया नई विषय वस्तु है, और इसीलिए कविता के युग को, कविता की परंपरा से चली आ रही हुई पूरी जो मूल्य है, उन सब को बदल कर एक नई कविता के अर्थ में नहीं, एक ताज़ा, एक अपने समय की कविता कह लीजिए, समय की कविता सहाय जी संभव करते हैं, और उनका संपूर्ण काव्य समय का काव्य है। अगर आप उनकी जिंदगी के दौर के समय को समझना चाहें और तो आप सहाय जी की कविता पढ़िए, और आज के समय को भी समझना चाहें, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में सहाय जी ने जो कुछ चित्रित किया है वो हासिल होता है हमें उनकी कविताओं में। मैंने ग्रंथावली में प्रत्येक खंड का एक शीर्षक दिया है। ये मैंने इसलिए सोचा कि ग्रंथावलियों में लोग रचनाओं को एक साथ इकट्ठा कर देते हैं और वगैरह भूमिका लिखते हैं। मैंने उस पूरे जैसे कि पहला खंड है कविता का, उस पूरे खंड का एक शीर्षक दिया है, फिर उन्हीं लोगों से। सहाय जी कहते हैं कि ये लोग जिनके बीच में हूं, उनको मैं बहुत दिनों से बहुत बातें कह रहा हूं, और लोग भूल गए हैं, लोग भूल जाते हैं। मैं फिर उन्हीं लोगों से ये बातें कहना चाहता हूं, ताकि फिर से इन बातों को आगे बढ़ाया जा सके, इन बातों का कोई अर्थ फिर से समझा सके। तो फिर उन्हीं लोगों से, और आज जब मैं ये हरपन जी ने जो सहाय जी पर ये बोलने के लिए कहा है, तो मैं फिर उन्हीं लोगों से वो बातें कह रहा हूँ कि सहाय जी की कविताओं के यथार्थ को समझा जाए, और एक बदलाव की दिशा में इसको हम संभव करें। हम इसके बाद दूसरे खंड पर चर्चा करेंगे। दूसरे खंड में रघुवीर सहाय की कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, ललित लेख, व्यंग्य, यात्राएं, बाल साहित्य, डायरी इसमें शामिल है। इसका शीर्षक दिया गया है, ये जो दूसरा खंड है कहानियों का, और इसका संग्रह दिया है, इसका शीर्षक दिया है आदमी की दुनिया। आदमी की दुनिया कितनी बड़ी है, ये गद्य में रघुवीर सहाय अपने कथात्मक गद्य में इसे बताते हैं। बहुत सूक्ष्मता से हम उन जगहों में जाते हैं जहां आमतौर पर लेखक पहुंच नहीं पाता, और हमें एक नई दुनिया संभव कराते हैं। आदमी की दुनिया में उनके जो कहानी संग्रह हैं सहाय जी के, सीढ़ियों पर धूप में तो कुछ कहानियां हैं ही, उसमें कविताएं भी थी, कहानियां भी थी, वैचारिक लेख भी थे, डायरी भी थी, सारी चीज़ों का मिला जुला वो एक संग्रह वात्स्यायन जी के संपादन में निकला था। तो वो उस तरह की चीज़ कर रहे थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सीढ़ियों पर धूप में कहानियां हैं बिल्कुल अलग तरह की। उसके बाद रास्ता इधर से है, उनका संग्रह आता है। फिर तीसरा संग्रह है जो आदमी हम बना रहे हैं। इन तीनों संग्रहों की कहानियों में, और एक और भी बात ध्यान रखें कि इसमें सहाय जी की ऐसी 7-8 कहानियां और रखी गई हैं जो छपी नहीं थी और बहुत आरंभिक है। उनको पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। एक बनते हुए सहाय जी की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। तो मैं कह रहा था कि उनकी जो रास्ता इधर से है और जो आदमी हम बना रहे हैं की कहानियां हैं, उसमें आप नई कहानी से बिल्कुल अलग, नई कहानी के दौर में वो कहानी लिखी जा रही है, नई कहानी के बाद के दौर में कहानी के दौर में लिखी जा रही है, और बाद में जनवादी कहानी के दौर में भी कहानी लिखी जा रही है सहाय जी द्वारा। लेकिन उसमें आप देखेंगे कि तमाम मुहावरों से अलग हटकर वो लिख रहे हैं।
उनके सामने जो यथार्थ है और यथार्थ की एक खास दर्शन उनका है कि हम यथार्थ को इस तरह रखें कि हमारे अंदर एक बदलाव पैदा करें। और वो इन कहानियों का जो चरित्र है वो बिल्कुल अपने आसपास से उठाते हैं, उसको लेकर वो बहुत बिल्कुल हमारे पड़ोस का वो चरित्र होता है। और उसको जिस भाषा में वो लिखते हैं उसमें एक गजब की नाटकीयता है, एक सरलता है, अत्यंत सरलता है, और उसमें आप उस चरित्र से काफ़ी निकट हो जाते हैं। सहाय जी ने एक उपन्यास भी लिखा है, कोठरी की कैद। इसको अलग से छपना भी चाहिए, वो संग्रह में है। कोठरी की कैद एक सरकारी पत्रिका के लिए उन्होंने ये उपन्यास लिखा था, और उसमें स्त्री की जिंदगी और स्त्री पुरुष के रिश्ते और मध्यवर्गीय दायरा, ये इसको लेकर के एक अद्भुत चित्रण है उसमें। उसके बाद सहाय जी ने नाटक भी लिखे हैं, अंधेरा, मन की बात, नटकही एक खास शिल्प में लिखा गया उनका नाट्य है, और जिसमें कि परंपरा, लोक और आधुनिकता सबका समन्वय है। और अंधेरा और मन की बात, ये दोनों नाटक हैं उनके, जो कि रेडियो से खेले भी गए, और वो इस रचनावली के इस खंड में है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण काम, एक चीज़ है इसमें, उधार की जिंदगी और सुभागी, ये पटकथा है। ये टीवी के लिए, टीवी फिल्म जो है उसकी पटकथा है। सहाय जी ने प्रेमचंद की कहानी नैराश्य पर उधार की जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखी, और वो दूरदर्शन ने फिल्म बनाई, उस पर वो प्रसारित हुआ था। और अंधेरा भी, ये अंधेरा कहते हैं, सुभागी उनकी एक कहानी है प्रेमचंद की, उस पर उन्होंने टेलीफिल्म बनी है, और वो कहानी उन्होंने ली है और पटकथा लिखी है। पटकथा लेखन में सहाय जी का आप देखेंगे कि कहानी वो लेते हैं, लेकिन जो पटकथा के तत्व हैं, यानी सेटअप, यानी शुरू में आरंभ जब आप करते हैं तो कैरेक्टर को का सेटअप करते हैं वो, फिर उसके बाद चरित्रों में टकराव होता है, और उसके बाद अंत में समाधान। ये वो उसमें भी इतने महान लेखक प्रेमचंद की चीज़ों को वो लेते हैं, और जरा भी उसमें कथानक में और उसमें वो उस तरह का कोई मिलावट नहीं करते, और वो उसको घटनाओं के इधर उधर करके और बिल्कुल एक बहुत प्रभावी पटकथा वो संभव करते हैं, जो कि फिल्म के लिए पटकथा लिखते हुए मैं बराबर मतलब उसको आदर्श रखता हूँ सहाय जी की उस पटकथा को, कि वो बहुत आदर्श है। इसके बाद सहाय जी ने बच्चों के लिए भी कहानियाँ लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, वो भी इसमें आपको मिलेंगी। वो कविताएं बहुत ही मज़ेदार हैं, यानी पढ़ी जा सकती हैं। उसको पढ़िए और बच्चों के साथ पढ़िए, तो और बच्चे पढ़ें उसको समूह में, तो वो एक बहुत ही आनंदप्रद है उनके विकास के लिए भी, और उनको भाषा और शुद्ध उच्चारण के लिए भी वो बहुत काम किए हैं। और वो कहानियों में एक बहुत ही फैंटेसी नहीं है, उसमें भी आप देखते हैं कि यथार्थ है जो कि उसमें दिखाई देती है। इसके बाद उनकी यात्राएं, कुछ यात्राओं को भी मैंने इसमें रखा है। अनेक जगहों पर, लाहौल स्पीति और जगहों पर जब वो जाते थे दिनमान की ओर से या नवाभारत टाइम्स की ओर से, तो उन्होंने कुछ यात्रा, लेकिन यात्रा में भी वो जैसे चीड़ों पर चांदनी में प्रकृति वगैरह को देखकर निर्मल वर्मा जितने आह्लादित होते हैं, या उसमें जितना मतलब समय लगाते हैं, सहाय जी वो नहीं करते। ये वहाँ भी मानवीय यथार्थ की तलाश करते हैं कि वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, वहाँ परंपरा क्या है, वहाँ लोगों की ज़िंदगी क्या है, वो कैसे रहते हैं, उनका समाधान क्या हो सकता है, वगैरह वगैरह।
तो ये उनकी यात्रा साहित्य की विशेषताएं हैं जो कि हम उसमें देखते हैं। अब इसमें एक इस खंड में जो ये आदमी की दुनिया का खंड है, उसमें एक चीज़ आपको थोड़ी सी बेतुकी लग सकती है। इसमें मैंने उन्होंने जो सहाय जी ने लगभग 400 पृष्ठ और लगभग 50 कवियों के अनुवाद किए हैं, जो भारत के बाहर के कवि भी हैं, भारत के भी। तो वो जो अनुवाद उन्होंने किए हैं वो इतना ज़्यादा हो गया था कि वो आखिरी खंड जो अनुवाद का खंड है उसमें वो खंड बहुत बड़ा हो जा रहा था, इतना बड़ा कि वो फिर संभालना मुश्किल था। तो मैंने फिर निर्णय किया कि अब कुछ तो करना है, तो इसी में परिशिष्ट के रूप में वो सारा उनका अनुवाद हमने रखा है, जो उन्होंने किया है। उस अनुवाद की एक अलग विशेषता है। इस अनुवाद में सहाय जी की जो भाषा है वो कोशिश करते हैं कि जो काव्य भाषा आज की है वो उसको रखें और हमारा जो यथार्थ है, हमारे समय का यथार्थ, उससे मिलते जुलते हुए यथार्थ वाली कविता चुने। निर्माण के आखिरी पन्ने पर वो कविताएं छपती थी जब जब वो अनुवाद करते थे, और वो आदर्श अनुवाद है और उन अनुवादों में भी अपने ही देश की और अपने ही लोगों की जिंदगी धड़कती है। इस तरह से हमारा जो दूसरा खंड है वो आदमी की दुनिया का, उसमें ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे। इसमें एक आकर्षक यही है कि 7 जो अप्रकाशित उनकी कहानियां हैं आरंभ की, वो ज़रूर पढ़िए, वो उसमें आपको अलग से वो चीज़ मिलेगी, उसमें दूसरी चीज़ें मिलेंगी बनते हुए रघुवीर सहाय। तीसरा खंड है यथार्थ का अर्थ। तीसरे खंड का शीर्षक है यथार्थ का अर्थ। इसमें उनके आलोचनात्मक लेख, पुस्तक समीक्षा, साक्षात्कार और निबंध शामिल हैं। इसमें उनके संस्मरण भी हैं। सीढ़ियों पर धूप में उनके, जैसा कि मैंने बताया, कुछ लेख उनके थे, तो वो हैं ही, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसका नाम यथार्थ का अर्थ क्यों रखा। असल में रघुवीर सहाय जी का यथार्थ के बारे में जो अवधारणा है वो बहुत क्रांतिकारी है। वो कहते हैं कि मैंने उनके लेखों का संग्रह किया था उनके जीवन में ही, यथार्थ यथा स्थिति नहीं, ये शीर्षक उन्हीं का दिया हुआ है। उनका कहना था कि यथार्थ संबंधी लेख हैं उनके उसमें, तो उनका कहना था कि यथार्थ जो है वो यथावत उसका चित्रण कर देना, ये यथार्थ नहीं है। आप उस यथार्थ को क्यों चित्रित कर रहे हैं, ये उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उस यथार्थ को आप इसलिए चित्रित कर रहे हैं, एक कर रहे हैं कि इससे जो यथार्थ दिख रहा है उसको बदलने की प्रेरणा मिल रही हो अगर, तो उस यथार्थ को चित्रित करने का कोई मतलब है, नहीं तो नहीं है। ये उनकी यथार्थ की दृष्टि है। ये लुकाच ने जो यथार्थ की अवधारणा पर जो अपना विचार रखा है, उसमें जो वो सोशलिस्ट रियलिज्म और क्रिटिकल रियलिज्म की चर्चा करते हैं, उसमें रघुवीर सहाय समाजवादी यथार्थवाद के करीब हैं। आलोचनात्मक यथार्थवाद में आप यथावत चीज़ों को रख दीजिए, जो निष्कर्ष होना है वो होगा, जो लोग समझना चाहेंगे समझेंगे। यथार्थ को रख दीजिए, ये आलोचनात्मक यथार्थवाद है। आलोचना करिए और बताइए कि ये स्थिति है। रघुवीर सहाय कहते हैं कि नहीं, इसको जो यथार्थ यथास्थिति नहीं है, इसको बदलना चाहिए, यथार्थ को बदलना है। और इसलिए ऐसा शिल्प में, तथ्य में इस तरह संभव करिए उसको रचना में कि वो लोगों में ये चीज पैदा करे। तो इसलिए यथार्थ का जो अर्थ है वो रघुवीर सहाय, मैं काफ़ी देखता हूँ कि वो लुकाच के काफ़ी करीब है, और वो उसी धारणा को अपनी तरह से एक भारतीय परंपरा को अपनाते हुए उसे अपनाते हैं और कहते हैं। सीढ़ियों पर धूप में तो बताया ही मैंने कि वो रहा है उनका। उसके बाद वो इस आलोचनात्मक लेख में ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी,
और उसके बाद उन्होंने पुस्तक समीक्षा में, जो समीक्षा करते हैं वो दिनमान में करते थे, कल्पना में जब गए थे तो वहाँ भी उन्होंने की है। और जब उन्होंने नया प्रतीक में, नया प्रतीक तो बाद में आया, प्रतीक में जब सप्तक के दिनों में वो सहाय जी ने उनको बुलाया था काम करने के लिए सहायक संपादक के रूप में, तो वहाँ भी वो समीक्षा लिखते थे। तो आप और यथार्थ यथा स्थिति नहीं संग्रह में उनके यथार्थवाद संबंधी सारे लेख संकलित हैं और उससे यही सार निकल कर आता है। उनके जो लेख हैं वो लिखने का कारण एक उनका संग्रह है जो 78 में आया था, उसमें आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस तरह से लिखने का कारण और यथार्थ तथा स्थिति नहीं, इसमें उनके उन लेखों को आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें और एक चीज़ है, इस खंड में उन्होंने संस्मरण सहाय जी ने बिल्कुल अलग तरह से लिखे और उसमें वो ये देखते हैं कि इनका मानवीय चेहरा उस व्यक्ति का जिससे मिलते हैं, उसका साहित्य से, उसके गरिमा मंडित व्यक्तित्व से कोई लेना देना उनको नहीं। व्यक्ति के रूप में और मनुष्य के रूप में किस तरह वो प्रभावित करते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये वो उन्होंने अज्ञेय का लिखा है संस्मरण, फणीश्वरनाथ रेणु का संस्मरण लिखा है। फणीश्वरनाथ रेणु का के संस्मरण, फणीश्वरनाथ रेणु से जब वो मिले थे और पहली बार रघुवीर सहाय से मेरी मुलाकात पटना में हुई थी बिहार आंदोलन के दौरान। रेणु जी भी आंदोलन में थे, हम लोग भी आंदोलन में थे। सहाय जी रिपोर्टिंग के लिए वहाँ आए थे और वहाँ आए थे और एक बहुत ही मजाकिया बात मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सिद्धांत बात हो गई। तो जेपी का भाषण हो रहा था और रेणु जी भी वहाँ थे और फिर उसके बाद सहाय जी भी थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो सहाय जी जल्दी जल्दी लिख रहे थे जो बोल रहे थे जेपी गांधी मैदान में। तो कुछ रख के लिखने के लिए नहीं था और सादा कागज़ था उनके पास, पैड नहीं था। तो उन्होंने थोड़ी सी उनको मैं अनमनस सा देखा, तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कि क्या कोई समस्या है? तो कहा कि आप क्या मुझे 15 मिनट के लिए अपनी पीठ दे सकते हैं? मैंने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल आप ले लीजिए। तो पीठ पर उन्होंने लगातार उसको रिपोर्ट किया और फिर उसके बाद इनके लिखा और रेणु जी के साथ वो राज होटल एक था वहाँ गए और फिर वो सारा संस्मरण में आता है, वो सारा संस्मरण में आया है। तो इस तरह फिर यशपाल का भी संस्मरण उन्होंने लिखा है, भुवनेश्वर का संस्मरण लिखा है, जिनके बारे में हमें आज बहुत कम चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से तीसरा खंड सहाय जी का जो है वो कहानियों ये आलोचनात्मक लेखों का है। अब हम चौथे खंड पर बात करेंगे। चौथा खंड, उसका शीर्षक है समय के दृश्य। इसमें सहाय जी के पत्रकारिता से संबंधित लेख, पत्रकारिता में जो कुछ उन्होंने लिखा, उन्होंने राजनीतिक टिप्पणियाँ की, जो संपादकीय लिखे, वो सारे शामिल हैं। अपने जीवन में ही सहाय जी ने अपने कुछ पत्रकारिता संबंधी प्रमुख लेखों के 3 संग्रह छपवाए थे। उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे तथा सागर भंवरे और तरंग। इसमें चुनकर उन्होंने अपनी चीज़ें रखी थी। अच्छा संग्रह बनाया था उन्होंने, लेकिन मतलब इसके बाद भी 1/3 ही था, वो 2/3 रह जाता था। फिर मैंने उसको दिनमान से, नवभारत टाइम्स से, कल्पना से, तमाम जगहों से और स्वतंत्र रूप से और भी कई जगहों पर उन्होंने लिखा, वो मैं लेकर आया और फिर वो उनका संग्रह पत्रकारिता का समय के दृश्य बना। सहाय जी की पत्रकारिता के बारे में आज फिर से विचार करने की ज़रूरत है। आज जो पत्रकारिता की हालत हो गई है, आप जो चैनल्स की हालत देख रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि रघुवीर सहाय और प्रभास जोशी जैसे पत्रकारों की पत्रकारिता कहीं नहीं, ये लोग आखिरी पत्रकार थे, मुझे ऐसा लगता है। बाद के दिनों में जो पत्रकारिता आई है, ठीक है, बहुत तरह के दबाव हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं,
लेकिन वहाँ रहकर भी बहुत वो किया जाए, उसको उस तरह से उनकी पत्रकारिता को एक बार फिर से पुनर्जीवन, या पुनर्जीवन दूसरा दौर है, संभव नहीं है, लेकिन जिन मूल्यों के लिए सहाय जी की पत्रकारिता जिस तरह की थी, इसीलिए उन्हें चला भी नहीं पाए, उनको हटना भी पड़ा था दिनमान से, और वो आगे आप देखते ही हैं कि जो स्थिति बनी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता अपनी शुरू की वात्स्यायन जी के साथ यहाँ से, ये प्रतीक से। उसके बाद वो आकाशवाणी में संवाददाता हो गए, 4-5 साल वहाँ रहे, मनोहर श्याम जोशी भी थे और वो वहाँ रहे, वहाँ करते रहे। उसके बाद इनके साथ वात्स्यायन जी के साथ फिर जुड़े और वैचारिक पत्र निकाला। फिर उसके बाद नवभारत टाइम्स में आ गए। नवभारत टाइम्स में विशेष संवाददाता थे, तो विशेष संवाददाता के रूप में उन्होंने अद्भुत खबरें लिखी है। आज जिसे प्रभास जी ने बाद में खोज खबर के रूप में एक पेज निकाला, जनसत्ता में जब हम लोग काम करते थे तो एक खोज खबर का पन्ना और एक खास खबर का पन्ना, जगदीश सुभाष ने उसको देखते थे। तो वो उस पेज पर जो खोज खबर थी, वो खोज खबर की शुरुआत रघुवीर सहाय करते हैं नवभारत टाइम्स के अपने विशेष संवाददाता होने के दौर में। हमको इस परंपरा को रेखांकित करना चाहिए। आप देखेंगे उस दौर की कैसी खबरें वो लाते हैं, कहाँ कहाँ की खबरें वो लाते हैं, और वो उस भाषा को बदलते हैं। वो शब्दकोश की हिंदी से बोलचाल की हिंदी लाते हैं अपनी रिपोर्टिंग में। जिस भवानी प्रसाद मिश्र की जो पंक्ति है कि जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख, यानी बोलने की भाषा कोश की भाषा नहीं, बोलने की भाषा में सहाय जी ने खबर लिखने का विस्तार किया। ये पत्रकारिता में एक भाषा के स्तर पर उनका योगदान है। हेडिंग देने में जो उनका तरीका था कि एकदम से वो सार को पकड़ते थे और झटके से उसको बता देते थे। उसके बाद जो भाषा, फिर इंट्रो बनाने का कि पहला पैरा आपका क्या हो, कहते थे कि आपके खबर के अंदर जो कुछ है उसका सार आप इंट्रो में जो प्रारंभिक पैरा है उसमें डालें, फिर उसका आप विस्तार करें, फिर आप अंत तक अपने पाठक को रोके नहीं रखें, उसके समय का, उसके धैर्य की परीक्षा न लें। और इस तरह एक खबर का भी उन्होंने नया सौंदर्य शास्त्र बनाया, और वो उनकी लिखी हुई खबरों में का अध्ययन अगर हो तो उसे देखा जा सकता है, और आज भी हम सीख सकते हैं उससे। आज के भी जो नए दौर के पत्रकार हैं वो समृद्ध हो सकते हैं उससे। दूसरी चीज कि उनकी जो संपादकीय शैली थी वो क्या थी। दिनमान जो उन्होंने रघुवीर सहाय जी ने आगे के बाद उसका संपादन संभाला, तो दिनमान क्यों एक ऐसा पत्र था जो लगता था कि उस हफ्ते का बोलता हुआ इतिहास है, उस हफ्ते का बोलता हुआ वर्तमान है, उस हफ्ते का बोलता हुआ भविष्य है। ये जो उनकी वो साप्ताहिक को निकालने का जो ये जो शिल्प था, ये उसे अलग बनाता है। इसे संभव करना बहुत मुश्किल होता है। सहयोगी वैसे चाहिए, साथ वैसा चाहिए, वैसे लोग चाहिए जो कि दिनमान में उनको मिले थे। सुबेश्वरी जैसे लोग मिले थे उनको, और भी कई लोग थे जो उनके साथ थे, उनका साथ था। तो इस तरह से दिनमान की जो पत्रकारिता है उसमें दूसरा आप देखिए मत और सम्मत जो शुरू करते हैं दिनमान में, लोगों की क्या राय है उसको प्रमुखता से पहले पन्ने से वही शुरू होता है, उससे वो लोगों की ही राय से शुरू करते हैं वो। फिर आप देखते हैं कि देश में प्रमुख क्या है, फिर उसके बाद विदेश में क्या हुआ, कैसे है, क्या प्रमुख है, फिर आपको राज्य के विभिन्न
विभिन्न राज्यों से। फिर उसमें जो कुछ यह सब होते हुए आप आगे बढ़ते हैं, मैंने जो मुख्य स्टोरी होती है वो सारी चीज़ें जो जो कवर स्टोरी होती है वो, फिर अंत में फिल्म भी नहीं छूट रही है उस हफ्ते की फिल्में। चित्रकला पर प्रयाग शुक्ल लिख रहे हैं, विनोद भारद्वाज लिख रहे हैं फिल्मों पर। उसके बाद इस तरह से आप देखते हैं कि कोई भी पक्ष जीवन का एक आधुनिक जो समय है उसके मनुष्य का नहीं छूट रहा है। तो एक संपूर्ण पत्रकारिता सहाय जी ने की और वो हमें उसमें दिखाई देता है। इसके बाद इन चीज़ों में और को देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि आज के दौर में सहाय जी की प्रासंगिकता है, उनकी पत्रकारिता को एक बार फिर से याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद पांचवा खंड, पांचवें खंड में का शीर्षक है लेखक के चारों ओर। लेखक के चारों ओर, लेखक है तो उसके चारों। तो इसमें सहाय जी के हिंदी संबंधी लेख हैं, धर्मयुग में, मतलब हिंदी संबंधी लेख और उनका पत्रकारिता में उनकी सिनेमा पर लिखी टिप्पणियाँ, फिल्म समीक्षाएं, टीवी के बारे में जो लिखा उन्होंने, ये सब तो है ही। प्रमुख रूप से इसमें उनकी कॉलम है। सहाय जी ने अनवरत कॉलम लिखा। जब वो नवभारत टाइम्स से पहले के दौर में भी कॉलम लिखा, नवभारत टाइम्स में भी आपको ध्यान होगा गीली स्याही उनका कॉलम था, वो लिखते थे। उसके बाद वो लेखक के चारों ओर नाम से रविवार और प्रतिपक्ष में लिखते थे। जनसत्ता में उन्होंने अर्थात नाम से उन्होंने कॉलम लिखा। उसके बाद दिनमान में जी अंतरधारा और जी आपने कुछ कहा, इस नाम से कॉलम लिखते थे। जनसत्ता का जो 1952-53 में जो अंक निकलता था, एक संयोग है कि सहाय जी उसमें कॉलम सहाय जी लिखते थे। और संयोग है कि उनका अंतिम दिनों में जब वो नवभारत टाइम्स से भी विदा हुए, उसके बाद अंतिम दिनों में जो अर्थात जो उनका कॉलम है जिसका संग्रह और संपादन हेमंत जोशी जी ने किया है, वो सारा उन्होंने इन 6-7 वर्षों में लिखा और उसका एक अलग रूप है। तो उसमें ये जो कॉलम है उनका, वो अभी एक विधा के रूप में उन्होंने स्थापित किया। वो जो संपादकीय लिखते थे उसमें वो जो विषय है उसको भीतर बिल्कुल अंदर जाकर एक उसको सामने लाते थे और उसके बाद उसके बारे में उसका पक्ष प्रतिपक्ष क्या हो सकता है इस पर विचार करते थे। संपादकीय के लिए एक सीमित जगह होती है तो वो उतना कर देते थे, लेकिन उसका विश्लेषण, संपादकीय का विश्लेषण, उनके जो कॉलम है और संपादकीय लिखने की जगह उनके पास जब नहीं रही तो ज़्यादातर उन्होंने अपने उस कॉलम के माध्यम से उन्होंने ये सारा कुछ किया। और वो कॉलम उनका आप जनसत्ता में वो अपने निधन के वर्ष तक 90 तक, यानी 84 से 90 तक उन्होंने लिखा है अर्थात। तो इस तरह से ये उनका एक कॉलम वो लिखते थे इसमें धर्मयुग में दिल्ली डायरी 60-63 के बीच वो दिल्ली डायरी लिखते थे। तो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है भिन्न और अलग, ये वो लिख के भेजते थे, भारती जी उसको छापते थे। तो उसका 76 में मैकमिलन से छपा था वो एक दिल्ली मेरा परदेश करके उन्होंने उसको छपाया है। दिल्ली मेरा परदेश देखने की ज़रूरत है, उसको देखिए। और एक कॉलम का क्या रूप हो सकता है, क्या उसमें साहित्य भी संभव हो सकता है, क्या कॉलम के पत्रकारिता में भी साहित्य का आनंद आ सकता है, क्या ये आपको दिल्ली मेरा परदेश में आपको दिखाई देगा। जनसत्ता के 52 की चर्चा मैंने की थी। वो असल में भारती जी प्रभावित हुए थे कि दिल्ली की झलकियां
ऐसा करके 52 में वो कॉलम वो लिख रहे थे। जनसत्ता उस समय की जो फिर बंद हो गई थी, तो उसको देखते हुए भारती जी ने इनको कहा था कि आप वैसा ही कुछ करिए और हमें लिखिए। तो 10 साल का समय गुजर गया था। सहाय जी ने जनसत्ता जैसा नहीं, उस बिल्कुल भिन्न तरह का वो कॉलम संभव किया। उनका जो अभी दिल्ली दूर है हंस में जो वो लिखते थे वो भी काफ़ी अलग तरह का था। तो इस तरह से उनका कॉलम और हिंदी संबंधी लेख आप देखेंगे कि इस खंड में है, 5वें खंड में। और मैं बताऊं आपको जो हिंदी संबंधी लेख हैं उनके वो काफ़ी हैं। और हिंदी की क्या आप हमारी हिंदी आत्महत्या के विरुद्ध में कविता है, वो आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि हिंदी का क्या हाल हम लोगों ने उस दौर में तो जो बना रखा था तो वो है ही, आज हम क्या हाल बना रहे हैं ये भी आज देखने की ज़रूरत है। छठा और अंतिम खंड, हाँ एक बात अंत में कहूँ 5वें खंड के बारे में कि जो सिनेमा पर लिखी हुई उनकी टिप्पणियाँ हैं वो बिल्कुल अलग तरह की है। यानी वो सहाय जी सिनेमा के अंदर जो साहित्य है, सिनेमा के अंदर जो संवेदनात्मक पक्ष है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसके जो फॉर्म हैं आदि आदि इस पर तो वो कुछ में विचार किया है, लेकिन ज़्यादातर में उन्होंने सिनेमा के संवेदनात्मक पक्ष पर विचार किया है। अब मैं छठा खंड पर आता हूं जो अंतिम खंड है। इसका शीर्षक है दूसरों के घर में। यह अनुवाद का खंड है, विश्व साहित्य का अनुवाद है। सहाय जी ने अनुवाद भी बहुत किया है, बहुत ज्यादा, और अनुवाद किया है तो अपनी तरह से, यानी कोश से अनुवाद नहीं किया है, उसको संवेदना का अनुवाद किया है, स्थितियों का अनुवाद किया है, विषय वस्तु का अनुवाद किया है। तो आप देखेंगे कि शेक्सपियर पर बहुत काम किया है उन्होंने, शेक्सपियर का बहुत अनुवाद किया है। वर्णम मन मैकबेथ का अनुवाद था जो छपा भी और खेला भी गया। बौवा कारंत ने यहाँ नाट्य विद्यालय, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उसको खेला था। और वो यक्षगान शैली में एक तो वर्णम मन उसको सहाय जी ने काव्यात्मक अनुवाद किया जिसमें हिंदी का मिजाज है, फिर उसको एक यक्षगान शैली में बौवा कारंत ले गए, उसको यक्षगान में ले गए, और वो एक अद्भुत प्रस्तुति थी जो वर्णमन का हुआ था। उसके बाद सहाय जी ने और भी बहुत अनुवाद किए हैं उनके शेक्सपियर के, जो पुस्तकाकार नहीं छपे, ये सब रचनावली में आप देख सकते हैं। ऑथेलो का अनुवाद है, ट्वेल्थ नाइट का अनुवाद है, मिड समर नाइट का फागुन मेला शीर्षक से उन्होंने किया था। उसके बाद उन्होंने अकुतागावा का रोशोमोन का अनुवाद किया है। उनकी बेटी जो जानी मानी नाट्य शिक्षिका और अभिनेत्री हैं और निर्देशक हैं, उन्होंने रोशोमोन से उनका संबंध था और आज भी वो उसको बहुत ही बिल्कुल रचनात्मक तरीके से पेश करती हैं। प्रथम श्रेणी का वो नाटक है। उसके बाद उन्होंने 3 हंगारी नाटक ये भी किया था जिसमें श्यामा सहाय जी ने उनका साथ दिया था, और हंगरी दूतावास ने आयोजन किया था जिसमें कि ये नाटक हुए थे। उसके बाद लोरका का अनुवाद उन्होंने बिरजिस कदर का कुनवा शीर्षक से किया है, लोरका का एक नाटक का। उसके बाद एक उपन्यास इवो आंद्रिच का है, उसका जेको का भी उन्होंने अनुवाद किया है। में आप देखेंगे कि सहाय जी ने ये सारे जो अनुवाद हैं उनके, ये इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं उनकी कविताओं को इसके साथ नहीं रख सका। जो अनुवाद है विश्व कविता का, उसका आज भी मुझे अफसोस है, लेकिन सीमाएं हैं पृष्ठों की, तो इसलिए मैंने एक परिशिष्ट के रूप में इसे उधर मैंने रखा। इस तरह ये 6 खंड आप देखेंगे कि शेक्सपियर का एक नया स्वाद आपको रघुवीर सहाय के अनुवाद में मिलेगा। रघुवीर जी के अनुवाद में
रघुवीर जी के अनुवाद में आप जो शेक्सपियर का, कई बार वो शेक्सपियर को जस का तस नहीं करते, जैसे कि वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे हो शेक्सपियर के इस पर, वो उस पूरे को बदलते हैं और नए सिरे से शेक्सपियर के अंदर शेक्सपियर की, वास्तविक शेक्सपियर की तलाश करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए प्रासंगिक हो, हमारे यथार्थ के लिए प्रासंगिक हो। ये जो अनुवाद का उनका सिद्धांत था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रचना श्रेष्ठ बनी है और ये चीज़ें सामने आई हैं। छठा खंड इस तरह से और जो उनका काव्य है, जो मैंने दूसरे खंड के अंत में उसको रखने की कोशिश की है शुरू के खंड में, तो वो अगर इसमें शामिल भी होता तो भी एक साथ पढ़ने में आपको एक पूरा उनका जो विश्व साहित्य के अनुवाद का जो दृष्टिकोण है वो सामने आता। जो कविताओं का अनुवाद है वो पहले संवेदना का अनुवाद है, उसके बाद भाषा में अनुवाद है। ये एक आदर्श सिद्धांत होना चाहिए काव्यानुवाद का, जो कि रघुवीर सहाय संभव करते हैं। मैं ये छठे 6 रचनावली के छठे खंडों में उनका जो विराट अब तक का साहित्य जितना है उसको हमने उस पर चर्चा की, हमने उसे समझने की कोशिश की। अंत में मैं उनकी 2-3 कविताओं को पढ़ने से पहले जो उनका आखिरी कविता उनकी जो उनका जो मृत्यु वर्ष है 90, अपने निधन से 5 दिन पहले भी उन्होंने कविता लिखी, वो भी है। और क्या सोच रहे थे अपने अंतिम दिनों में, ये हम अभी उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ 5 मिनट में कि सहाय जी व्यक्ति कैसे थे। ये तो उनका सारा रचना संसार है, लेकिन इस सब के भीतर उनकी जो दुनिया थी, एक व्यक्ति की दुनिया, मनुष्य की दुनिया, वो कैसी थी। सहाय जी गहरे मानवीय संवेदना से भरे हुए व्यक्ति थे। हरे रंग का एम्बेसडर में वो दफ्तर आते थे, वो गाड़ी थी उनकी। तो मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर था, वहाँ से दिनमान दफ्तर आ जाया करता था, तो अक्सर उनके साथ लौटने का सौभाग्य मिलता था। एक बार हम लोग लौट रहे थे तो सफदरजंग, वो प्रेस एनक्लेव में रहते थे मालवीय नगर, और हम जेएनयू में उसी साइड था हमारा भी। तो वहाँ पर अचानक उन्होंने गाड़ी रोकी। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ, कोई गाड़ी में गड़बड़ी आई? कहा कि नहीं। अरे नीचे आइए। मैं नीचे आया, देखा कि एक कुत्ता था जिसका पैर मतलब वो उठने की कोशिश कर रहा था और नहीं उठ पा रहा था, पैर कुचल गया था। सहाय जी ने उसको उठाया, गाड़ी में उसको रखा और वापस हुए, और एक उसका अस्पताल था पशुओं का, वहाँ उसे ले गए, उसको दिखाया, उसको भर्ती कराया, और फिर हम लोग वहाँ से लौट कर आए। हमको उन्होंने IIT गेट वहाँ पर वहाँ छोड़ा, और फिर उसके बाद वो अपनी तरफ चले गए, हम जेएनयू वहाँ से चले आए। तो इस तरह से और फिर उन्होंने फिर बाद में मैंने देखा कि खुद वो बिल्ली उनके घर में कई बिल्लियाँ थीं, वो बिल्ली थी, तो उससे बहुत स्नेह करते थे वो। और मुनमुन उसका नाम था, सफ़ेद और पीलापन लिए हुए थी वो। मुनमुन पर उन्होंने एक कहानी भी लिखी है, बहुत अद्भुत कहानी है, वो रास्ता इधर से है में है, आप देखेंगे। तो एक दूसरे जब किसी व्यक्ति से मिलना हो तो कोई उनमें ऐसा भाव नहीं था, वो उस आदमी की जो निजी समस्याएं हैं उसमें भी रुचि लेते थे, और उसको वो मैं देखता था। तो इस तरह से एक मनुष्य के रूप में भी मैं देखता हूँ कि वो एक अलग तरह का, वो नामर जी से मिलने आते थे, मैं देखता था। परिवार में उनका बड़ा गहरा उनका ये था, बच्चों को लेकर वो एक डॉक्टर जेएनयू के बगल में रहता था, वहाँ दिखाने के लिए आते थे। फिर उनको डोसा पसंद था,
तो वो आते थे और वहाँ पर JNU में जो कैंटीन है वहाँ वो पसंद करते थे खाना खाना उसको, फिर डॉक्टर वगैरह से। और भट्टू जी से उनका बड़ा मतलब, यानी पत्नी से उनका जो लगाव था वो बिल्कुल ही अलग तरह का था। आप खाना खाते रहिए तो उनका व्यंग जो है वो, और उसमें सच्चाई में व्यंग मिला हुआ था। जैसे कहते थे कि ये जो आप अभी ये दाल जो आप खा रहे हैं ना, ये सिर्फ भट्टू जी बना सकती है। तो इस तरह से उनका घर आते थे। तो गौरी सहाय जी जो उनकी बेटी है, अब तो अमेरिका में है, बसंत सहाय जी IIT में पढ़ते थे, हर चौथे पाँचवें दिन मिलने जाते थे वहाँ पर उनकी समस्याएं उनको लेकर। मंजरी जी JNU पढ़ती थी, बाद में उन्होंने न्यूज़ रीडर रहीं, उनका भी बहुत ख्याल वो रखते थे। तो इस तरह से उनका था। और सहाय जी ये जब बीमार हुए थे बसंत जी, तो बहुत चिंतित थे। और इस तरह से एक पारिवारिक जीवन भी उनका जो है उसके प्रति, अभी तो रघुवीर जो अपनी पत्नी के बारे में उन्होंने लिखा है, जो मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा। तो इस तरह से एक संपूर्ण जीवन उन्होंने जिया और हमारे पास सिर्फ यादें हैं। अब मैं कुछ कविताएं पढ़ रहा हूँ जो उनके अंतिम वर्ष का है, अंतिम जीवन के अंतिम वर्ष की कविताएं हैं। उनको संकेत हो गया था, हालांकि 61 साल के थे वो लगभग, लेकिन 61 साल कोई जाने की उम्र नहीं होती है। हम लोग उसको बहुत पार कर चुके हैं पहले, तो वो जाने की उम्र नहीं होती है, लेकिन उनको एहसास हो रहा था। और ये मैंने जब देखा उनकी डायरियों में और उसमें, और जब मैं एक समय था अंतिम संग्रह बना रहा था, तो मैं भौचक था कि ये सहाय जी को कैसे एहसास है कि अब मैं नहीं रहने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अब नहीं रहूँगा। और उसकी फीलिंग आपको उसमें दिखाई देगी सहाय जी की। सहाय जी, अब आप देखिए, एक कविता है उनकी, कविता, वो पढ़ रहा हूं। किसी ने बुढ़ापे में बोझ नहीं डाला, किसी ने बुढ़ापे में बोझ नहीं डाला, लड़कियां ब्याह कर चली गईं, लड़कियां ब्याह कर चली गईं, लड़के गुजर गए। हर बार घूम फिर कर अपने एकाकीपन की व्याख्या करना क्या कविता है। हर बार जो ये अकेलापन, लड़कियां चली गईं, किसी ने बोझ नहीं डाला, घूम फिर कर जो अकेले हम हो गए हैं, अपने एकाकीपन की व्याख्या करना क्या कविता है। सहाय जी अकेले हो गए थे, क्या लग रहा था कि जीवन बहुत कम है। ये आप अगली कविता में देखिए। एक दिन आता है कि देह स्वीकार नहीं करती है पेट भर खाना भी। एक दिन आता है कि देह स्वीकार नहीं करती है पेट भर खाना भी, और तन भूखा भी नहीं रह सकता है। तब शरीर के रिश्ते ठंड से, धूप से, उठने बैठने से बदलने ही पड़ते हैं। तब सारी दुनिया से रिश्ते सुधारने ही पड़ते हैं। तब बुढ़ापे में, तब सारी दुनिया से रिश्ते सुधारने ही पड़ते हैं, जबकि हम दुनिया को नहीं सुधार सके। एक हताशा, तब सिर्फ एक नया समझौता आज से काफ़ी नहीं होता है। तब फिर एक नया समझौता आज से काफ़ी नहीं होता है, जो कि हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में करते रहे, नहीं होता है। वे तमाम संघर्ष जो हमने नहीं किए, अपना हिसाब मांगने चले आते हैं। वे तमाम संघर्ष जो हमने नहीं किए, अपना हिसाब मांगने चले आते हैं। एक कविता है, मेरी चीख, 90 की लिखी हुई कविता है, जो उनका वर्ष है गुजर जाने का, चले जाने का, उसी वर्ष का एहसास है। ये डायरी सिरहाने के नीचे जो कागज रहता था, उस कागज के, मृत्यु के भय से मैं करता हूं निर्दलीय चीत्कार। मृत्यु के भय से मैं करता रहता हूं निर्दलीय चीत्कार। दल बिखरते दलों के नेता
विरोधी पाखंड कोलाहल, मेरी चीख बनकर रह जाती है निरा काव्य, मेरी चीख बनकर रह जाती है निरा काव्य। अब आखिरी दो कविता छोटी छोटी। एक है हम दोनों, बट्टू जी के लिए। वो लिखा है डायरी, वो जो जहाँ कविता लिखी है, बट्टू जी यानी उनकी पत्नी श्रीमती विमलेश्वरी सहाय, बट्टू जी कहते थे उनको, तो उनके लिए ये कविता है। हम दोनों अभी तक चलते फिरते हैं, हम दोनों अभी तक चलते फिरते हैं, लोग बाग आते हैं हमारे पास, हम भी मिलते जुलते रहते हैं, हम भी मिलते जुलते रहते हैं, लोग बाग आते हैं हमारे पास। एक हॉल यानी डर, एक हॉल बैठ गया है मगर मन में, एक हॉल बैठ गया है मगर मन में कि यह सब बेकार है। एक हॉल बैठ गया है मन में कि यह सब बेकार है। हम में से किसी को न जाने कब जाना पड़ सकता है, हम में से किसी को न जाने कब जाना पड़ सकता है। हम दोनों अकेले, लेकिन हम दोनों अकेले रह जाने को तैयार नहीं, लेकिन हम दोनों। अब ये क्या यह एक महान प्रेम कविता नहीं है? क्या ये बट्टू जी के बारे में जो कुछ उन्होंने लिखा है पत्नी के बारे में, और जो अनुभव है, और जो लग रहा है कि अब जाना होगा, वैसे में वो कहते हैं कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, जाना है हमें, हम तैयार नहीं हैं। तो ये इस तरह से एक इस तरह की चीज़ वो लिखते हैं। इसके बाद स्त्री की जिंदगी और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें उनकी कविताओं में, स्त्री और बच्चों का प्रसंग तो आता ही रहता है। तो इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं कि अंतिम कविता जो अपने निधन से 5 दिन पहले उन्होंने लिखी है, वो स्त्री के बारे में है, स्त्री की तकलीफ के बारे में है। 5 दिन पहले ये कविता वो लिखते हैं, 25 दिसंबर को 90 को। चेहरे की सिकुड़ने, थकी हुई औरत के चेहरे की सिकुड़ने, थकी हुई औरत के चेहरे की सिकुड़ने, किसी एक परिवार की लंबी मुश्किलों की आड़ी सतरें हैं, किसी एक परिवार की लंबी मुश्किलों की आड़ी सतरें हैं। उनकी लिखावट कुछ अलग है दूसरों से, उनकी लिखावट कुछ अलग है दूसरों से, क्योंकि परिवार के पुरखों ने अलग अलग भाषाएं लिख दी हैं, क्योंकि परिवार के पुरखों ने अलग अलग भाषाएं लिख दी हैं। एक परंपरा, उसको परंपरा को लंबे समय तक एक स्त्री उस जिंदगी को तमाम को जिस तरह से जीती है, निधन से 5 दिन पहले सहाय जी अपने जीवन के लेकर तो चिंतित हैं ही, उनको लगता है कि अब शायद ज़्यादा दिन रहना न हो सके, और वो उस सामाजिक मतलब उस स्त्री के लिए भी जो सबसे प्रताड़ित है इस समाज में, उसकी भी चिंता है, और उस स्त्री के लिए अपनी अंतिम कविता में हमें चिंतित दिखाई देते हैं। इस तरह से उनकी कविता हमें अपने में वापस ले आती है। हम अपने को भूल गए हैं, और हम जो आत्महंता स्थितियों से समझौता करते रहते हैं, उसके विरुद्ध हमें खड़ा करती है। वो हमें एक नई दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है। सहाय जी का साहित्य इन्हीं अर्थों में कालजयी है, और वो बार बार वो चीज़ प्रासंगिक होती रहेगी। आप सब ने सुना हमें, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।